चाहे वो हम अपने आप को अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ें या धर्म ग्रंथ ना बोल के आप उन्हें अपनी हिस्ट्री बोल सकते हो। हमारी जो पहचान है, हम जब उससे जुड़ते हैं तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, वो आप देखोगे कि इन पेड़ों के आसपास ही घूमती रहती है। हम वेस्ट से, अंग्रेज़ों से काफ़ी चीज़ें सीखने के चक्कर में अपना जो देसी ज्ञान है उसे भुलाते जा रहे हैं। लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पंजाब का पहला नेटिव स्पीशीज़ सीड बैंक इकोसिक लगाएगा और पहली नेटिव स्पीशीज़ नर्सरी, जो यहाँ की मूल प्रजातियाँ हैं, जो देसी प्रजातियाँ हैं, उनकी नर्सरी यहाँ पर लगाएगा। पिछले साल 100 करोड़ रुपया कर्नाटक की सरकार ने क्लाउड सीडिंग करने पे खर्च किया है। क्लाउड सीडिंग कोई नई बारिश तो बनाती नहीं है। जो बारिश का पानी 10 दिन में गिरने वाला था उसको 1 दिन में गिरा देती है। जो पानी लुधियाना में गिरने वाला था, अगर बादल यहाँ से जा रहा है, मोगा से जा रहा है, तो मोगे में गिरा देती है। ये पूरी दखल अंदाजी, ये जो चेंज है या मैनिपुलेशन है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, बारिश के बादलों के साथ, हमारे पेड़ पौधों के साथ, इसको करने में तो सरकार खर्चा कर रही है, पर नेचुरल तरीके से हमारी बारिशों को अच्छे करने का जो तरीका है, आप सोचो 100 करोड़ रुपया अगर सरकार जंगल लगाने पे खर्च कर दे तो कितने अच्छे जंगल वापस आ जाए। एक बात और है, पंजाब जो खेती प्रधान सूबा है जी, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जो आपने उपजाऊ ज़मीन की बात करी, सच बात तो ये है कि पंजाब में खेती की उपजाऊ ज़मीन बची ही नहीं है। ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख भी होता है। मैंने पूरे पंजाब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके, अलग अलग पिंड में जाके मिट्टी के सैंपल देखे हैं। उसमें आप दुनिया का जो केमिकल बोल दो वो मिल जाएगा, पर जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जिनसे मिट्टी में जान आती है, वो दिखने नहीं मिलेंगे। चाहो तो अभी 1 साल पुराने जंगल की जाके मिट्टी उठा के देख लो और दूसरे हाथ में किसी खेत की मिट्टी उठा के देख लो, आप खुद बता दोगे कि इस मिट्टी में ज़्यादा जान है। इन जंगलों के वापस आने से हमारी मिट्टी में भी जान आएगी और हमारी जो बारिशें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पेड़, जो बड़े दरख्त हैं या जंगल हैं, वो बारिश के बादल अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये केमिकल वाली फार्मिंग नहीं कर सकते। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਵੈਸ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना चाहते हो? अगर आप मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली हुई सील देखें, उसमें भी आप लोगों को पेड़ों की पूजा करते हुए पाओगे। जो भारत रत्न हमारा जो हाईएस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर, वो भी एक पीपल का पत्ता ही है। जो हम भारत के लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म जात के हों, हमारी हिस्ट्री, हमारा जीवन, हमारे रीति रिवाज, तौर तरीके, हम एक दूसरे को नारियल देते हैं। गुरु नानक देव जी भी नारियल देते थे, और तो उनको इन फलों का, अपने पेड़ों की सच्चाई का पूरा ज्ञान था और लोगों को भी था। अब हम देख रहे हैं कि हम वेस्ट से, अंग्रेज़ों से काफ़ी चीज़ें सीखने के चक्कर में अपना जो देसी ज्ञान है उसे भुलाते जा रहे हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट के माध्यम से, चाहे वो हम अपने आप को अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ें या धर्म ग्रंथ ना बोल के आप उन्हें अपनी हिस्ट्री बोल सकते हो। हमारी जो पहचान है, हम जब उससे जुड़ते हैं तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, वो आप देखोगे कि इन पेड़ों के आसपास ही घूमती रहती है। उसी को हमें वापस लेके आना है, तभी हम इस भारत में रहने का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और भाईचारक साझ भी बनी रहेगी। बिल्कुल बनी रहेगी। मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ। जापान में डॉक्टर अकीरा मियावाकी जब
वहाँ के देसी पेड़ों को ढूंढ रहे थे तो उनके पास एक भी ऐसा कागज़ नहीं था जिस पे उस जगह पर क्या पाया जाता था, कौन से पेड़ दरख्त पाए जाते थे, उनके बारे में जानकारी लिखी हो। हमारे पास ऐसी जानकारी का खजाना है, वेद पुराणों में है, महाभारत में है, रामायण में है, गुरबानी में है, हमारी आपस की बातचीत में है, मुहावरों में है। अगर हम इसको भूल जाएंगे या इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा वातावरण ख़राब होता चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने देसीपने को पहचानें, अपनी हिस्ट्री को पहचानें, उसकी स्टडी करें। और आप देखोगे कि ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली बात है। आपका वातावरण होगा, आपकी लाइफ। धर्म को भी इस नज़रिए से पहचाने, धर्म को इस नज़रिए से पहचाने। और साथ में मुझे एक ऐसी भी बात लगती है कि इन पेड़ पौधों का जिक्र गुरबानी में है या धर्म ग्रंथों में है, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि गुरुओं को पता था आज से कुछ 100 साल बाद जब इस धरती के पेड़ पौधे नष्ट हो चुके होंगे तो ये जानकारी, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से वो जानकारी निकलेगी और इस तरह के बाग, इस तरह के जंगल लगने शुरू हो जाएंगे। जी। कोई भी आए और उनको देख सके, उनको महसूस कर सके, उसकी छाँव में खड़ा हो सके। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह थी ही नहीं जहाँ पे बच्चे गुरबानी पढ़ते हैं, वो शायद उस बूटे की फ़ोटो देख सकें इंटरनेट पे, पर कहाँ पे उसको वो असली ज़िंदगी में देख सकें, ऐसी कोई जगह नहीं थी। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ जी ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੌਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, और बड़े खून पसीने का जतन है। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे एक भी दरख्त नहीं था। जो 2-3 थे वो इतने कमज़ोर थे कि आप उनकी छाँव में खड़े नहीं हो सकते थे। आज जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे नाले की बदबू आती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। 2 से 3 साल में डॉक्टर लखेवाली के सहयोग से यहाँ पर उन बूटों को लगा दिया गया जिनका जिक्र गुरबानी में था। 1.5 साल पहले हमें एक मौका मिला यहाँ पर गुरु नानक पवित्र जंगल लगाने का, जिसमें हमने 1313 पौधे लगाए हैं। इस जगह के जो देसी पौधे हैं, जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो मूल प्रजातियाँ हैं, जो पंजाब में लुप्त हो गई हैं, अब पाई ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे वो पीलू का पौधा हो गया या करीर हो गया, जो नर्सरी में भी नहीं मिलेंगी, उनको सबको इकट्ठा करके एक ऐसे जंगल का निर्माण किया है जो उस ज़माने में खड़ा होगा जिस ज़माने में गुरु नानक देव जी इस धरती पर घूमते थे, चलते थे। तो उस वातावरण को वापस लाने की कोशिश करी गई है। और कौन से वो दरख्त हैं जो आपने कैसे चूज़ किया कि वो भरपूर ऑक्सीजन दें जी ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ को ਸਾਫ ਦੇ? ਉਨਸੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। जी जिस भी पेड़ की पत्ती बड़ी होगी वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा कर पाएगा, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। पर मज़े की बात ये है कि अगर आप कई लेवल में मल्टी लेयर या बहुस्तरीय जंगल लगाते हो जिसमें झाड़ी भी हो, थोड़े और बड़े पेड़ हो और बड़े पेड़ हो, तो आप ज़मीन के ऊपर की सारी जगह हरियाली से भर देते हो। आप किसी सफ़ेदी की प्लांटेशन में जाते हो, आप देखते हो पत्तियां तो सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे तो सिर्फ लक्कड़ है, बाकी सारी जगह खाली है। आप सोचो अगर वो सारी जगह हरियाली से भर दी गई तो 30 गुना ज़्यादा ग्रीन सरफेस एरिया, पत्तियों का एरिया आपको मिल जाता है। तो 30 गुना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन उतने ही एरिया से आपको मिल जाती है। और उस तरीके के जंगल हम लोग लगाते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि अरे यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे इलाके का तो ये बूटा ही नहीं है जिस बूटे का ये नाम ले रहे हैं, चाहे आप पंजाब में हो, आप महाराष्ट्र में हो। अगर आप मल्टी लेयर फॉरेस्ट लगा रहे हो तो आप ज़मीन के ऊपर की सारी जगह का भरपूर प्रयोग कर रहे हो, पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन, 30 गुना बेहतर तापमान का कम होना, 30 गुना ज़्यादा ठंडक और 30 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से पानी को पकड़ने की जो शक्ति है वो इन जंगलों में पाई जाती है। बारिश की एक बूंद भी अगर इस जंगल में गिर जाए तो उस पर तो धूप लगेगी नहीं, क्योंकि ऊपर पत्तियाँ इतनी ज़्यादा है, तो वो हमेशा के लिए ज़मीन में चली जाएगी। मेरे को बाहर से याद आया कि जब जंगल लगाए आपने,
उसको पानी की, जो इतना जंगल इतने बूटे है, उसको पानी की कितनी मेहनत आएगी। और इसका कि क्या रखा अपने प्लान के इसको पानी कितना टाइम इसको पानी ज़रूर डालना चाहिए। जहाँ भी ये बिना पानी के भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना पानी के भी रह सकते हैं। सही बात है। किसी भी इलाके के देसी पौधे जो होते हैं वो उस इलाके में जितनी बारिश होती है, प्राकृतिक रूप से जितनी बारिश होती है, उतनी बारिश उन पौधों के लिए बहुत होती है। जब आप किसी छोटे पौधे को देखते हैं तो छोटा पौधा सीधे सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं उगता, उसको थोड़ी सी छांव चाहिए होती है किसी बड़े पेड़ की। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है, ऐसी जो मदर ट्रीज़ होते हैं वो छोटे छोटे पौधों को बड़ा करते हैं और एक लेवल के बाद ही वो उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं कि उन पे सीधी धूप पड़ सके। तो जब तक ऐसी स्टेज नहीं आ जाती तब तक तो हम अपने बूटों को थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, पर उसके बाद इनको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ पानी को लेकर। जो हमारी धरती की सोहबत है वो ये है कि ये अपने आप को हमेशा ढक के रखती है। अगर हमारी खाल पर कोई निशान पड़ जाए, कोई स्क्रैच लग जाए, तो इस पे खाल वापस आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले खून निकलता है, उसकी एक परत जम जाती है। इसी तरह से धरती पर जब पेड़ों को हटा दिया जाता है, वेजिटेशन हटा दी जाती है, तो सबसे पहले घास उगती है, फिर कुछ और उगना शुरू होता है। तो धरती नेचुरली हमेशा अपने आप को ढक के रखना चाहती है। तो जब हम बूटे लगाते हैं तो हम पराली की, जिसकी एक स्टबल बर्निंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है पंजाब में, उसी पराली की एक ऐसी मोटी सी 6 इंच 8 इंच की चादर बिछा देते हैं। जितना भी पानी हम अपने जंगल को डालते हैं वो सीधे ज़मीन में चला जाता है, इवेपोरेट नहीं होता, वातावरण में नहीं जाता वापस। तो इस तरीके से हम कम पानी में काम चला लेते हैं। बूटा लंबा टाइम वो ले सकता है। और ये जो स्टडी आपने मेरे को बताई है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पिछोकड़ क्या है इसका? डॉक्टर अकीरा मियावाकी नाम के एक जापानी वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से इस तरीके पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर अकीरा मियावाकी 1974 में जब जापान वापस आए तो वहाँ पे सिर्फ 0.03% फॉरेस्ट बचा था, बाकी सारा जंगल ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने एक ऐसा तरीका ईजाद किया कि उन बूटों का पता लगाओ जो उस जगह पे उगते रहे थे, मतलब 500 साल पहले, 1000 साल पहले उस जगह पे क्या वेजिटेशन पाया जाता था। उसके 1000 तरीके हैं। आप चाहे उनको गुरबानी में ढूंढो या उस जगह की हिस्ट्री में ढूंढो, या इक्का दुक्का कोई पेड़ खड़ा हुआ मिल गया है तो वहाँ पे उसकी प्रजाति का पता लगाओ। एक बार आपने वो लिस्ट बना ली, फिर आप जाके बीज इकट्ठा करते हैं उन पेड़ों से जो नेचुरली उग रहे हैं, प्रकृति ने उगाए हैं, पौध तैयार करते हैं और बहुत पास पास लगा देते हैं। ये जंगल बड़े संघने होंदे ने, मतलब पंजाब ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? नहीं हो सकते। जिस जगह पे असी खड़े हैं उस ही जगह के बूटे यहाँ पे लगने चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी तो हम भटिंडा के पास एक झिड़ी है वहाँ का सर्वे किया, यहाँ पे फ़िरोज़पुर के पास एक दूसरी झिड़ी है वहाँ सर्वे किया। ऐसे सर्वे करते करते कुछ 20-25 पौधे हमें मिले और सिर्फ उन पौधों का इस्तेमाल करके इस जंगल को लगा रहे हैं। मज़े की बात यह है और अफसोस की भी बात है कि इन देसी पौधों की पौध पंजाब में नहीं मिलती। हमें जोधपुर से पौधा लाना पड़ा, हमें सहारनपुर, दिल्ली से लाना पड़ा। तो पंजाब में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरीज़ हैं उनके लिए एक बड़ा टारगेट भी है कि जो पंजाब के देसी पौधे हैं वो देसी पौधे हमें यहाँ की नर्सरीज़ में लगाने चाहिए, जिससे कि पंजाब के जो मूल वन है, जो असली वन है, जैसे पीलू, जंड, फलाई साहब गुरुद्वारा सबने सुना है पर शायद फलाई के पेड़ नहीं देखे हो। तो धीरे धीरे हमको उनको वापस लेके आना है। यहाँ फलाई के जंगल होते थे, यहाँ पीलू के जंगल होते थे, उनको हमें वापस लेके आना है। हमें सफ़ेदे की या फिर पॉपुलर की या और भी जितनी बाहर की प्रजातियाँ हैं, दूसरे मुल्कों की प्रजातियाँ हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕੇ? ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ? उसका साधन अब हम लोग तैयार कर रहे हैं।
कल ही हमारी इकोसिक के साथ एक बहुत लंबी मीटिंग हुई। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पंजाब का पहला नेटिव स्पीशीज़ सीड बैंक इकोसिक लगाएगा और पहली नेटिव स्पीशीज़ नर्सरी, जो यहाँ की मूल प्रजातियाँ हैं, जो देसी प्रजातियाँ हैं, उनकी नर्सरी यहाँ पर लगाएगा। क्योंकि इकोसिक एक संस्था है, एक नॉन प्रॉफिट है, तो सीधी सी बात है इन पेड़ों की कीमत भी बहुत कम होगी। इस नर्सरी का उद्देश्य पैसा कमाने से ज़्यादा, पैसा कमाना नहीं है, पैसे की ज़रूरत तो है पर पैसा कमाना नहीं है। सोच ये है कि एक नर्सरी तो होवे जिससे यहाँ के देसी पेड़ मिल सके और धीरे धीरे फिर ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा। मेरी उम्मीद है कि सरकार की नर्सरीज़ में भी ये प्रजातियाँ आज नहीं तो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद मिलने लगेंगी। एक बात और है, ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ जी ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं आपको बताता हूँ और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जो आपने उपजाऊ ज़मीन की बात करी, सच बात तो ये है कि पंजाब में खेती की उपजाऊ ज़मीन बची ही नहीं है। ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख भी होता है। मैंने पूरे पंजाब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके, अलग अलग पिंड में जाके मिट्टी के सैंपल देखे हैं। उसमें आप दुनिया का जो केमिकल बोल दो वो मिल जाएगा, पर जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जिनसे मिट्टी में जान आती है वो दिखने नहीं मिलेंगे। गंडुए, क्या बोलते हैं, गेंडुए, गंडुए नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम मिट्टी में इतना जहर डाल रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं कि मिट्टी की जो जान है, उसमें रहने वाली चींटियाँ, स्योंक, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसमें जो फफूंदी लगती है, इन सब का काम इकोसिस्टम को बनाना होता है। उस जान की वजह से हमारे पेड़ों में जान आती है। अगर मिट्टी में जान ही नहीं है तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन जंगलों के वापस आने से, आप चाहो तो अभी 1 साल पुराने जंगल की जाके मिट्टी उठा के देख लो और दूसरे हाथ में किसी खेत की मिट्टी उठा के देख लो, आप खुद बता दोगे किस मिट्टी में ज़्यादा जान है। इन जंगलों के वापस आने से हमारी मिट्टी में भी जान आएगी और हमारी जो बारिशें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पेड़, जो बड़े दरख्त हैं या जंगल हैं, वो बारिश के बादल अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये केमिकल वाली फार्मिंग नहीं कर सकती। आपकी संस्था जो उसके लिए भी आसान रहेगा काम करना कि गांव में कमेटियां नहीं गठित करती? जी, गांव की कमेटी के साथ ही हम लोगों ने ये पहला जंगल लगाया है पत्तो हीरा सिंह में। तो गांव की कमेटियां भी हमें चाहिए, हमें सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी चाहिए, हमें सीएम भी चाहिए, हमें हर कोई जो धरती पे काम कर रहा है या करना चाहता है, हमें हर उस इंसान की ज़रूरत है। हमें सबको साथ लेके चलना है। आपको हर उस इंसान की ज़रूरत है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां जी उसका एजेंडा कभी भी वातावरण के प्रति नहीं होगा कि वो मैनीफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਹ वास्ते ऑक्सीजन ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार के एजेंडा में हो या ना हो, वो पैसे बहुत खर्च करते हैं। मैं पहले बेंगलोर में रहता था, कर्नाटक में। पिछले साल 100 करोड़ रुपया कर्नाटक की सरकार ने क्लाउड सीडिंग करने पे खर्च किया है। क्लाउड सीडिंग कोई नई बारिश तो बनाती नहीं है। जो बारिश का पानी 10 दिन में गिरने वाला था उसको 1 दिन में गिरा देती है। जो पानी लुधियाना में गिरने वाला था, अगर बादल यहाँ से जा रहा है, मोगा से जा रहा है, तो मोगे में गिरा देती है। ये पूरी दखल अंदाज़ी, ये जो चेंज है या मैनिपुलेशन है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, बारिश के बादलों के साथ, हमारे पेड़ पौधों के साथ, इसको करने में तो सरकार खर्चा कर रही है, पर नेचुरल तरीके से हमारी बारिशों को अच्छे करने का जो तरीका है, आप सोचो 100 करोड़ रुपया अगर सरकार जंगल लगाने पे खर्च कर दे तो कितने अच्छे जंगल वापस आ जाए, कितने भौरे, तितलियाँ, बड़े बड़े जानवर, छोटे जानवर, पशु पक्षी सब वापस आने लगे। सरकार को हमें बात करते करते आपके मीडिया के माध्यम से और हर किसी माध्यम से ये समझाना है कि जो प्रकृति का तरीका है हमें उस पे चलना है, सरकार के एजेंडा में हो या ना हो। अगर सरकार वातावरण के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहती तो जिस दूसरी चीज़ के लिए कर रही है
उसका सॉल्यूशन भी तो वातावरण में ही है। अगर आप क्लाउड सीडिंग करके बारिशें करवाना चाहते हो तो आप क्लाउड सीडिंग की जगह वो पैसा वातावरण ठीक करने में खर्च कर दो, बारिश तो वो भी हो जाएगी। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਲੈਣਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 100% कर सकते हैं। आप जिस चीज़ की डिमांड करते हो उस चीज़ पे सरकार एक्शन ले ना ले, कम से कम उसे बात तो उसकी करनी पड़ती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले अटल आनंदवन योजना नाम से एक पॉलिसी निकाली गई, जो पॉलिसी कहती है कि मियावाकी मेथड से जंगल लगने चाहिए। उनका 33 करोड़ पेड़ लगाने का एक टारगेट था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इस योजना के अंतर्गत जंगल लगाने पे खर्च हो रहा है। वो कितने अच्छे लग रहे हैं कितने ख़राब लग रहे हैं ये मुझे नहीं पता, पर जब पॉलिसी महाराष्ट्र की सरकार लिख सकती है तो पंजाब की भी लिख सकती है, उत्तराखंड की भी लिख सकती है, पूरी दुनिया की सरकारें लिख सकती हैं। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ੁਭਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਥੇ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆ ਰਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।